बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशंस हैं विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। तो ये पीएच को चेंज नहीं होने देते, भले ही आप उसमें एसिड डालें, बेस डालें या फिर डाइल्यूशन करें। बफर सॉल्यूशंस में आखिर ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से पीएच चेंज नहीं हो रहा, तो उसका नाम है बफर एक्शन। आखिर हो क्या रहा है? जो H पॉजिटिव आप बाहर से ऐड करते हो या बेस के एल्कली में OH नेगेटिव ऐड करते हो, उससे पीएच तो बदलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बदल रहा? क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को रिमूव कर रहा है? तो उस प्रोसेस का नाम है आपका बफर एक्शन। द प्रोसेस बाय विच added H positive or OH negative ions are removed are called, ये इज नोन एज बफर एक्शन, और इसकी वजह से पीएच आपका कांस्टेंट रहता है। दो तरह के बफर सॉल्यूशंस हैं। बहुत सिंपल आप बनाना चाहते हैं तो वीक एसिड और वीक बेस की सॉल्ट ले लीजिए, जैसे अमोनियम एसीटेट, अमोनियम साइनाइड, प्रोटीन या एमिनो एसिड। आइडिया ये है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है, देखो नाम से ही पता चल रहा है एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप भी है बेसिक और एसिडिक ग्रुप भी है COH, या फिर एसिडिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट का मिक्सर, जैसे H2SO4 की सॉल्ट अगर नॉर्मल बनाई जाए तो सोडियम सल्फेट है, एसिडिक सॉल्ट बनाई जाए तो एक H कम करके NaHSO4 आप बना दो। ऐसे कार्बोनेट्स में भी कर सकते हो, तो सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 एंड NaHCO3, तो नॉर्मल और एसिडिक सॉल्ट का मिक्सर। नीचे एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। मिक्स सॉल्ट जो कि डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसमें दो तरह के मिक्स सॉल्ट्स बफर होते हैं, एक है एसिडिक मिक्स बफर और एक बेसिक मिक्स बफर। एसिडिक मिक्स बफर में हम लेते हैं एक वीक एसिड और उसकी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। वीक एसिड आप तय कर लीजिए क्या लेंगे, सिट्रिक एसिड ले सकते हैं आप, सोडियम कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड ले सकते हैं, या मैंने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया है। एसिटिक एसिड जो है ये यहाँ पे बफर सॉल्यूशन बनाएगा अगर इसके साथ एसिटिक एसिड और NaOH की सॉल्ट डाल दी जाए या पोटेशियम एसिड डाल दिया जाए, तो एसिटिक एसिड और इसका मिक्सर यहाँ पे बफर सॉल्यूशन एसिडिक तैयार कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि सर यही कॉम्बिनेशन चलेगी, कोई भी हो सकती है। बेसिक मिक्स बफर में आपका बेस लेंगे वीक बेस और उसकी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपको सॉल्ट लेनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो हम जो एग्जाम्पल पूछते हैं या आपसे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं पे आएंगे, ये जो यहाँ लिखे हुए। मिक्स बफर क्या होता है? एसिडिक मिक्स बफर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि वीक एसिड और उसकी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तैयार किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे इस बफर एक्शन के इसको समझें, तो पहले तो वीक एसिड को डिसोसिएट कर दीजिए, जैसे वीक एसिड एस्टेट आयन और H पॉजिटिव आयन में ये आपका डिसोसिएट हुआ, और जैसे इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन अगर आपका बराबर हो गया, तो जितने मॉलिक्यूल टूट रहे हैं एसिटिक एसिड के, सपोज करो 10 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं और 10 एस्टेट आयन और 10 H पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, तो उतने ही आयन कंबाइन होकर वापस 10 मॉलिक्यूल बना देंगे। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस यहाँ पे अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में। उस मोमेंट पे आप यहाँ पे सोडियम एसीटेट डालते हैं, और सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो से डिसोसिएट होगा, रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, और यहाँ पे ऐसा होने से एक आयन ऐसा फर्निश हुआ जो दोनों ऊपर नीचे कॉमन है। अब वो ये जो एक्स्ट्रा आयन यहाँ पे फर्निश हो गए हैं, वो क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे, बैकवर्ड रेट को तेज कर देंगे। फॉरवर्ड रेट को कहते हैं आयनाइजेशन, बैकवर्ड रेट को कहते हैं सप्रेशन। अगर बैकवर्ड रेट ग्रेटर देन आपका फॉरवर्ड रेट होता है, सप्रेशन किसका हुआ? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। सप्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू एडिशन ऑफ कॉमन आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। अगर कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है और ये सप्रेशन हो रहा है, तो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज। H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीएच क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में अगर हम सोडियम एसिटेट ऐड करते हैं, तो बताइए यहाँ पे पीएच बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? आंसर इज पीएच विल इंक्रीज, क्योंकि H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। पीएच और H पॉजिटिव इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, यही आंसर यहाँ लिखा है। pH of acetic acid, weak acid will increase in the presence of sodium acetate due to common ion effect produced by acetate ion। तो यहाँ पे एसिटेट आयन और ये कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। H पॉजिटिव और pH इनवर्स वेरिएशन में, तो pH विल इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। और H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन डिक्रीज क्यों रही है? सप्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड की वजह से, और सप्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड की वजह क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट।
सिंपल, समझ में आ रहा है? तो तीन चीजें इंटररिलेटेड है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आती है, सप्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू एडिशन ऑफ कॉमन आयन इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। केस 1। अब यहाँ पे बफर एक्शन को समझिए। बफर एक्शन जो है ये यहाँ पे जैसे ही आप एसीटेट आयन में H पॉजिटिव आयन, मतलब बफर सॉल्यूशन है आपका, एस्टेट आयन नहीं है, बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप H पॉजिटिव आयन ऐड कर रहे हो, तो H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, H पॉजिटिव को गेन कर लेगा और पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा, जिसका नाम यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड आपका बन जाएगा। मेन चीज यहाँ पे क्या है, मेन चीज है कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो है वो खत्म होना, H पॉजिटिव आयन यहाँ पे खत्म होना। तो एसीटेट आयन जो है वो H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके वापस एसिटिक एसिड बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है आपका पूरा। जब ये डिस्ट्रॉय होगा और एसिटिक एसिड बनाएगा तो पीएच में चेंज तो आएगा नहीं। पीएच में चेंज एसिड की वजह से नहीं है, H पॉजिटिव आयन की वजह से आता है, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पे एसिड जो है, अगर यहाँ पे एसिड जो है ये आपका H पॉजिटिव आयन अगर एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर तो यहाँ पे पीएच में चेंज आएगा, लेकिन अगर यही डिस्ट्रॉय हो गया तो पीएच में चेंज नहीं आने वाला। तो H पॉजिटिव आयन एक्सटर्नली जो आप ऐड कर रहे हो वो किस में आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिटिक एसिड में। और ये एसिटिक एसिड में जब आपके कन्वर्ट हो रहे हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कंप्लीटली यहाँ पे पीएच में प्रिवेंशन हमने कर दिया, इसको फर्दर हमने आगे चेंज होने से रोक दिया। इसके बाद आता है केस 2, जब हम OH नेगेटिव आयन बाहर से ऐड कर रहे हैं एसिड के अंदर। जब आप OH नेगेटिव आयन ऐड कर रहे हैं एसिड में तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। एसिड रिएक्ट कर जाएगा किससे, OH नेगेटिव आयन से। आप एक बार बफर सॉल्यूशन दोबारा चेक करो, यहाँ पे दो तरह के, एक तो एसीटेट आयन है जो H पॉजिटिव को लेके वापस एसिड बना रहा है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेस डालोगे तो क्या होगा, एसिटिक एसिड OH से रिएक्ट कर जाएगा और H और OH देके वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद एसिटेट आयन में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे रिएक्शन को देखो तो एसिटिक एसिड एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जो फर्दर H पॉजिटिव को गेन करने को तैयार हो गया, जैसे यहाँ पे कर रहा था। लेकिन OH नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में, तो पीएच तो चेंज होगा नहीं। तो एडिशन ऑफ OH नेगेटिव, जब आप बाहर से बेस ऐड करते हो या OH नेगेटिव, तो वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है और चेंज इन पीएच इज प्रिवेंटेड। अब पीएच कैसे निकालना है बफर सॉल्यूशन का, उसके लिए आपको हेंडरसन इक्वेशन यहाँ पे दी जाती है। हेंडरसन इक्वेशन ये रही, pH इज इक्वल टू pK। आपको हो सकता है pK की वैल्यू नहीं दे, K की वैल्यू दे, न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है, तो आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है pK। तो या इसी वैल्यू को लिख दो, माइनस लॉग K लिख दो, तो माइनस लॉग K लिख दो, वो भी चलेगा। तो आगे के साइंस जो है उनको चेंज कर लीजिएगा। तो लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन, कौन सी सॉल्ट, सोडियम एसीटेट आपने लिया है और एसिड आपने क्या लिया है, एसिटिक एसिड। इन दोनों की कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे आप लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे मान के चलिए कि सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन से चेंज करके आप पीएच डिजायर्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लैब में मेरे को चाहिए पीएच 6 से लेके 7 के बीच में, तो 6 से 7 के बीच में मैं कंट्रोल कैसे करूं, मैं एसिड के के को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं कंसंट्रेशंस को कंट्रोल कर सकता। अगर आप सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, इनके रेशियो को फिक्स कर लेते हैं, तो आप एक डिजायर्ड पीएच यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, भाई ये सॉल्यूशन का पीएच इस रेंज में रहेगा। तो कैसे पीएच आपके कंट्रोल होते हैं वो हेंडरसन इक्वेशन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, अगर आपने बराबर कंसंट्रेशन ले ली, मान लो सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन आपने ये भी 0.2 ले ली और ये भी ये 0.2, तो क्या हो जाएगा, log 1 0, तो पीएच बराबर किसके हो जाएगा, पीके। तो ये चीज ध्यान रखना, पीएच बराबर पीके के एक ही कंडीशन में हो सकता है, बफर सॉल्यूशन में, जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम है। आते हैं बेसिक मिक्स बफर पे, जहां पे वीक बेस आपने लिया NH4OH और वीक एसिड लिया NH4Cl। आप सोचिए अपने दिमाग में कि कहाँ पे हम सॉल्ट मिक्सर एनालिसिस में इसको यूज करते हैं। ये एक तरह का बफर सॉल्यूशन है। ये बफर सॉल्यूशन NH4OH को आपने डिसोसिएट किया अमोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड कर दिया। जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तब आप यहाँ पे NH4Cl ऐड करोगे, वो भी बहुत छोटी अमाउंट में, क्योंकि ये ज्यादा डिसोसिएट होता है। तो पिंच ऑफ सॉल्ट यहाँ पे ऐड किया जाता है, अमोनियम आयन और Cl नेगेटिव आयन। कॉमन आयन क्या है, अमोनियम आयन, इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ चला देगा, और जितने भी OH नेगेटिव आयन है वो मैक्सिमम कंबाइन करके ये बना देंगे, थोड़े बहुत सॉल्यूशन में रह जाएंगे।
अब अगर हम इस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन डालते हैं तो अमोनियम आयन तैयार बैठा है उसको कैच करके इसमें कन्वर्ट करने को, तो OH नेगेटिव आयन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर हम H पॉजिटिव आयन ऐड करते हैं तो ये बेस तैयार है उसके साथ रिएक्ट करके उसे वाटर में कन्वर्ट करने। तो ये दो चीजें यहाँ पे आपको समझनी है। कॉमन आयन इफेक्ट फिर से यहाँ पे काम कर रहा है बफर सॉल्यूशन में, और ऑन एडिंग एसिड देख लीजिए NH4OH यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, एक्सटर्नली आप ऐड कर रहे हो, किसमें चेंज हुआ, अमोनियम आयन में और वाटर। तो added H positive are converted into water, thus preventing any change in pH value. On adding base alkali externally, NH4 positive और OH negative क्या बनाते हैं, NH4OH। क्योंकि अगर आप बेस डालोगे तो अमोनियम आयन बैकवर्ड रिएक्शन में इससे कंबाइन करके क्या बना देगा, NH4OH, जो कि आप देख सकते हैं ये बैकवर्ड रेट चल रहा है। और ये किस वजह से तेज हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो इस तरीके से अगर आप एसिडिक बफर में चेक करो तो वहां पे OH नेगेटिव को हमने वाटर में कन्वर्ट किया था और बेसिक बफर में H पॉजिटिव को वाटर में कन्वर्ट किया है। ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है और कहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, या डिस्ट्रॉय होके किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपने हटा दिया तभी तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा pH में। Added OH negative ion of base are converted into NH4OH, hence the pH of solution does not change. तो आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगर आपने यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन बेसिक बफर में लगानी है तो ध्यान रखना POH निकालोगे, और POH के लिए PKB लिया जाता है। अगेन PKB का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग KB, तो इसकी जगह आप माइनस लॉग KB लिख सकते हैं। और लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, और यहाँ पे बेस की कंसंट्रेशन क्या है, NH4OH की कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे लेनी है। तो pH of NH4OH decreases on adding of NH4Cl to NH4OH। अब आप यहाँ से सोचिए, अगर इस सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव आयन यहाँ पे डालता हूँ, मतलब ये एक सर्टेन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बन गई, मैंने इसमें ऐड किया NH4Cl, कॉमन आयन इफेक्ट से ये पीछे की तरफ चला तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज। जब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो POH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर POH आपका इंक्रीज हो रहा है तो pH क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है, इसीलिए लिया है pH वैल्यू ऑफ NH4 डिक्रीजेस ऑन एडिंग ऑफ NH4Cl2। क्या ये चीज समझ में आ रही है? आप यहाँ से समझो, कॉमन आयन इफेक्ट से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। OH नेगेटिव ये कब डिक्रीज हो रही है, जब आप NH4Cl डाल रहे हैं, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है आपकी, तो POH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। POH अगर बढ़ेगा यहाँ पे तो क्या होगा, pH डिक्रीज हो जाएगा, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, POH इंक्रीजेस, pH आपका डिक्रीज हो जाएगा। और इसको डिक्रीज होने की वजह क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन व्हाई कि यहाँ पे आपको ये पूछ लिया जाएगा कि pH डिक्रीज हो रहा है जब आप NH4OH में NH4Cl ऐड कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स आपको इंटरकनेक्ट करने हैं जिससे कि आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। मिक्सर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl, मैंने आपसे पूछा था ये कहाँ यूज होता है, ये ग्रुप 3 में यूज होता है। अगर आप ग्रुप 3 का रिएजेंट चेक करिए मिक्सर एनालिसिस में, आप लैब में क्या डालते हैं, NH, पहला क्या है NaOH, जीरो ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप 1 के लिए HCl, ग्रुप 2 के लिए H2S, और थर्ड ग्रुप में आप यही ऐड करते हैं इस चीज का मिक्सर। और आपको ये बात कही जाती होगी कि NH4OH एक्सेस में डालो, NH4Cl अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या है, NH4OH वीक है, इसलिए। और यहाँ पे आप समझ लीजिए, मिक्सर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl फॉर्म्स बेसिक बफर सॉल्यूशन। ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 3 है ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप 3 में आप क्या बना रहे हो, बेसिक बफर। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि बताइए बेसिक बफर की आखिर जरूरत क्या है। उसका आंसर भी यही मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप मेरे को समझाइएगा कि ऐसा क्यों है। बेसिक मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कैटाइन 3 एंड सब्सिक्वेंट ग्रुप्स। नीचे के जितने ग्रुप हैं वो ग्रुप 3 एंड ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ये सारे बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। इसलिए यहाँ बेसिक बफर की जरूरत पड़ती है। बट क्यों, हम बेसिक मीडियम, ये बेस तो ऐड कर ही रहे हैं ना, और हर ग्रुप में नीचे कर रहे हैं, कोई एसिड नीचे नहीं डाल रहे। अगर H2S डाल रहे हैं तो NH4OH की प्रेजेंस में डाल रहे हैं। तो pH ऑफ बफर सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि pH क्यों चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि Kw की वैल्यू चेंज हो जाती है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए तभी आप pH के बारे में बात कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। हम जितनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं pH की, वो
25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन ग्लिसरीन एंड ग्लिसरीन डॉट HCl। ग्लिसरीन एक OH नेगेटिव कम रिलीज करेगा, एस्टिक एसिड एंड सोडियम एस्टेट, Na3PO4 एंड NaH2PO4। जितनी कॉम्बिनेशंस MCQs में आई हुई हैं वो सारी स्लाइड पे लिखी हैं। H2CO3 एंड NaHCO3, इसका मैं बफर एक्शन आप खुद लिख के मुझे बताइएगा। और ये बफर एक्शन कहाँ काम करता है? ये बफर एक्शन काम करता है हमारे ब्लड में। ब्लड का pH 7.4 बेसिक होता है और ये आपका मेंटेन करता है, ठीक है। pH क्लोज टू 7.4 बेसिक मीडियम आपका मेंटेन करता है। जितना CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है, देखिए हर सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? मेटाबॉलिकली ऑक्सीजन का अंदर आना, CO2 का बाहर आना। अब बाहर वो लंग्स में एक्सक्रीट आउट होती है। हर सेल अगर CO2 छोड़ रहा है तो बॉडी जो है गुब्बारा बन जाएगी और फट सकती है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? उसको एक बफर सिस्टम करना है जिससे कि CO2 को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट किया जाता है। जब ये लंग्स में आते हैं तो वापस एंजाइमेटिक एक्टिविटी से उसको CO2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये आप बिल्कुल पीछे जो आपने पढ़े हैं बफर सिस्टम्स, उनके बफर एक्शंस को देख के एक बार लिखने की कोशिश करिएगा। द pH वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस भी मेंटेन की जाती है 1.6 से 1.7, और ये भी एक बफर सिस्टम के थ्रू होता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो MCQs में आपके आए हैं, इसके बारे में जरूर आप यहाँ पे लिखिएगा कि बफर एक्शन ये कैसे काम करता है। हर बफर सॉल्यूशन की एक कैपेसिटी है। आपने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी जी, हम H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं या OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं, pH चेंज नहीं हो रहा। अब अगर मैंने ठान ही लिया नहीं मैं तो pH चेंज करके ही मानूंगा, मैंने एक बाल्टी एसिड एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो वो तो चेंज हो ही जाएगा, है ना। तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, कितनी उसकी पावर है कि वो H पॉजिटिव को रिमूव कर पाए, तो वो यहाँ समझिए। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज pH वैल्यू बाय 1 यूनिट ऑफ 1 लीटर बफर सॉल्यूशन। तो आपने सबसे पहले तो आप यहाँ पे फिक्स करिए कि कितना सॉल्यूशन आपके पास है। आपने कहा 1 लीटर। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में मैं एसिड डाले जा रहा हूँ, ये डाले जा रहा हूँ। H पॉजिटिव आयन की कैपेसिटी है कि वो उसको कन्वर्ट कर सकता है किसी और चीज में। जैसे ही वो उसकी कैपेसिटी ओवर हो जाएगी वहां पे pH चेंज होना शुरू हो जाएगा। और किसी का pH अगर 6 है और मुझे 7 करना है या उसको 5 करना है, उसके लिए मैं कितना वहां पे एसिड और बेस ऐड करूं जिससे pH 1 यूनिट बदल जाए, उसको बफर कैपेसिटी कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स और एसिड एडेड पर लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन pH, इतना कर दीजिए, आपको बफर कैपेसिटी मिल जाएगी। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है? व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन इक्विवेलेंट अमाउंट। ये बराबर अमाउंट में अगर आपके प्रेजेंट है। कैसे? आपने क्या लिया? एक एसिड, एक बेस और एक सॉल्ट, या एसिड और एक सॉल्ट, इन दोनों को अगर आपने बराबर मात्रा में लिया, इक्विवेलेंट अमाउंट्स में लिया, इक्वल अमाउंट्स नहीं कह रहा मैं, इक्विवेलेंट अमाउंट्स में लिया है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये बफर कैपेसिटी आपकी होगी मैक्सिमम। इक्वल और इक्विवेलेंट में अलग है। इक्विवेलेंट जैसे आप बार्टर सिस्टम के थ्रू समझ लीजिए। अगर मैं केमिकल इक्विवेलेंट्स की बात करूं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी A कंपाउंड इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B कंपाउंड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। अगर मैंने 40 ग्राम NaOH लिया डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 40, तो आंसर क्या आएगा? 1 ग्राम। अगर मैं HCl का निकालना चाहता हूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे कितना होता है इसका? 36.5, क्योंकि दोनों मोनो बेसिक और मोनो एसिडिक है। आपको पता है ना इक्विवेलेंट वेट एसिड का कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी। HCl की बेसिसिटी 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर हो गया। NaOH के केस में भी वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर है क्योंकि एसिडिटी 1 है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। इक्विवेलेंट वेट NaOH का 40 है जो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, HCl का 36.5 है। अब 40 ग्राम NaOH 36.5 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और कंप्लीटली, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 40 ग्राम NaOH और 40 ग्राम HCl है, बताइए pH क्या होगा? आप कहोगे न्यूट्रल हो गया ये, तो नहीं। 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट हुआ 40 ग्राम NaOH से, तो बचा क्या? एसिड। pH क्या हो गया? लेस देन 7। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर मैं 36.5 ग्राम NaOH लेता हूं और 36.5 ग्राम आपका HCl लेता हूं तो क्या बचेगा? बेस NaOH। तो pH क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7।
क्योंकि एसिड कम रिएक्ट कर रहा है और बेस आपका ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, 40 एंड 36.5। अगर मैं दोनों को 36.5 लेता हूं तो वहां पे मुझे कम चीज की क्या जरूरत पड़ेगी। सॉरी, इस केस में भी पीएच आपका 7 ही, मतलब ये लेस देन 7 रहेगा, एसिड ही आपका बचेगा इसमें भी, वो सेम प्रोपोर्शन है, ठीक है। वो ग्रेटर देन 7 नहीं होगा, वो तब होगा जब हम NaOH को थोड़ा अच्छे अमाउंट में वहां पे ले लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट से मतलब है यहाँ पे इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्वल अमाउंट्स नहीं है। तो एसिड और मिक्स बफर क्या होते हैं, ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। ये हेंडरसन इक्वेशंस हैं दोनों की, एक समराइज करते हैं यहाँ पे। सॉल्ट और एसिड अगर बराबर हैं तो पीएच बराबर पीके होगा और पीओएच बराबर पीके होगा। और पीएच और पीओएच को इंटरलेट आप इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं।